हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 के बारे में। इस चैप्टर में जो बातें कवर की गई हैं वो मेजरली ये बात कवर की गई है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक देश से दूसरे देश में किया जाता है, आई मीन टू से फॉर एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वहाँ पे कौन कौन से रिस्क अराइज होते हैं उसके बारे में कवर किया गया है और हमको क्या मैकेनिज़्म, हम ऐसा क्या मैकेनिज़्म अडॉप्ट करेंगे जिसकी हेल्प से हम उस रिस्क को क्या कर सकते हैं, उस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ कही। ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ते ही क्यों हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क? हमसे इसलिए पढ़ते हैं कि हम ये जान सकें कि अगर हम फॉरेन कंट्री से अगर हमको रिस्क लेते हैं और फॉरेन करेंसी में हम ट्रांजैक्शन करते हैं या अपनी करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन तो हमको कितने रुपए देने पड़ सकते हैं। मतलब इन द सेंस, अगर हम यूके के हैं और हम यूएस में डील कर रहे हैं, यूएस कंट्री से डील, यूएस से डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ट्रांजैक्शन, ध्यान सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कि हम ट्रांजैक्शन डॉलर्स में करें। अगर हमने मान लीजिए सामान बेचा यूएस वालों को, यूएस वाला हो सकता है हमको डॉलर में पेमेंट करे, हो सकता है वो हमें पाउंड में पेमेंट करे। तो ये हमें पता नहीं हो सकता है कि हम किस, मतलब पता इन द सेंस ये हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होगा, हमारे बीच में क्या कंसेंसस बनती है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि हमें किस करेंसी में यहाँ पेमेंट करना या लेना देना है। उसी तरीके से अगर हम परचेज़ करते हैं तो भी यही बात, हमारे बीच में क्या बात तय होती है कि यार हम लोग पेमेंट किस करेंसी में करेंगे। वो कहता है कि नहीं आप हमें यूएस डॉलर में पेमेंट करो, या वो कहता है नहीं हमें पाउंड में करो, हम कहते हैं नहीं हमें हम आपको पाउंड में करेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी क्या आपस में बातचीत होती है। तो वो सब बातें हैं। नॉर्मली अगर होता क्या है कि जो भी मजबूत करेंसी होती है, जो उस टाइम पे मजबूती में चल रही होती है, नॉर्मली आदमी उसी करेंसी में ट्रांजैक्शन करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग एक फर्म पोजीशन पे रहेंगे अगर हम मजबूत करेंसी में डील करेंगे। तो आइए अब हम ज़रा धीरे धीरे सब कुछ चीज़ों को समझते हैं। बहुत ध्यान सुनना, पहले स्टार्टिंग के कुछ 15 से 20 मिनट तक आप लोग सिर्फ इस चैप्टर को सुनते भी रहेंगे ना, तो एक बेसिक बातें आपके दिमाग में बन जाएंगी। उसके बाद आप अपनी कॉपी किताब में नोट भी करते रहिएगा और फिर आप रिवाइंड करके स्टार्टिंग से फिर से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बातों को सुनते रहिएगा, लंबा जाएगा लेकिन ध्यान सुनना जरूर। फॉरेन करेंसी रिस्क। अब अनलाइक वन ट्रेडिंग डोमेस्टिकली, अब इंडिया में अगर आप आपस में, मैं ध्यान दीजिएगा बार बार मैं इंडिया की बात इसलिए करूंगा क्योंकि इंडिया से यूएस या इंडिया से यूके आप इजीली समझ पाते हैं कि इंडिया अपनी कंट्री है और यूके में हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। लेकिन इस बुक में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल बुक है, तो यहाँ पे अक्सर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो यूके और यूएस के बीच में दिए गए हैं। तो हमको क्या लगता है कि यार यूके भी तो फ़ॉरेन है, यूएस भी तो फ़ॉरेन है, क्या फ़ॉरेन। तो अगर मैं इंडिया और यूके करूँगा ना तो आपको समझ में ईजिली आ जाएगा कि हाँ इंडिया और विदेश की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो मैं काफ़ी बार इंडिया यूज़ करूँगा, लेकिन किताब में नॉर्मली, क्योंकि ये आप जानते हैं ऐसे एक इंटरनेशनल कोर्स है, तो इसमें अक्सर क्योंकि इंडिया की तरह छप नहीं रही है ना, बाहर छप रही है। अनलाइक वन ट्रेडिंग डोमेस्टिकली, फॉरेन करेंसी रिस्क अराइजेस फॉर कंपनीज दैट ट्रेड इंटरनेशनली। यहाँ पे जो रिस्क होते हैं ये कुछ रिस्क अलग होते हैं जो कि डोमेस्टिक कंपनी पे अराइज नहीं होते हैं, जो डोमेस्टिक ट्रेडिंग करती हैं। इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? आप ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा कि जैसे अभी अगर यूएस डॉलर्स के रेट इंडिया में आखिर 80 रुपये के आसपास पहुंच गए थे, तो अगर उसके बाद देखा जाए $1 इज इक्वल टू मान लीजिए 70 रुपये हो जाता है, तो अब क्या होता है कि अब ये जो हमारे रेट है, हमारे करेंसी का जो ये डिमांड सप्लाई वाली चीज़ है, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि क्या है, ये एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो चेंज होता है। अगर फिक्स्ड होगा तो क्या होगा, तो साहब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब फिक्स्ड की कहानी थोड़ी सी अलग है, ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि अगर हमने ये कह दिया कि नहीं भाई हमारी करेंसी, इंडिया ने नॉर्मली स्टार्टिंग में पहले क्या किया हुआ था, इंडिया ने पहले यूएस, बहुत पहले यूएस के साथ अपनी करेंसी को फिक्स कर लिया था कि जितनी करेंसी डॉलर की घूमेगी उतनी ही करेंसी इंडिया की भी मूव करेगी। अगर वो पॉजिटिव मूव करेगी तो इंडियन करेंसी भी पॉजिटिव मूव करेगी। यही काम आज की डेट में नेपाल ने किया हुआ है इंडिया के साथ। नेपाल की करेंसी जो है और इंडिया की जो करेंसी, वो फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम है। वहाँ पर क्या है कि अगर इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है 10% से, तो नेपाल की करेंसी भी क्या हो जाएगी, 10% से डीवैल्यूएट हो जाएगी, डिप्रिशिएट हो जाएगी। अगर इंडिया की करेंसी $1 इज इक्वल टू 80 रुपये चल रही है और अगर इंडियन की करेंसी $1 इज इक्वल टू $100 हो जाते, सॉरी
100 रुपीज़, यहाँ पे $1 इक्वल टू 80 रुपये चल रहा है और $1 इक्वल टू 100 रुपीज़ हो जाती है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट, जितना परसेंटेज है डेप्रिशिएट करेगी उतनी ही करेंसी नेपाल की भी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी। तो इसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। मतलब इन द सेंस यहाँ पे इसका तो ये होता है कि जितना कोई दूसरी करेंसी, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर यूके की जो पाउंड है जब वो मूव करेगा तो ये मूव करेगा, तब ऐसा नहीं होगा। हम नेपाल ने इंडिया से रिलेट किया हुआ, तो जब इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट करेगी तभी नेपाल करेंसी डेप्रिशिएट करेगी। दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। इंडिया का नेपाल का रिलेशन इंडिया से है, या उसने जो अपना फिक्स करेंसी किया हुआ है वो इंडिया के साथ किया हुआ है साहब, तो उस पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडियन करेंसी की वैल्यू में जब डेप्रिशिएशन या एप्रिशिएशन भी होता है। एप्रिशिएशन मतलब बढ़ना, जब इंडियन वैल्यू अप्रिशिएट करेगी तो नेपाल करेंसी भी क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट करेगी। सभी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन होता है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम बड़े लेवल की अगर बात करें तो दुनिया भर में जो क्या होता है, अक्सर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है कि जैसे अगर आपको लगता है, अच्छा अब ये डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिए पहले कि आखिर क्यों फ्लोट होता है, मतलब इन द सेंस क्यों डेप्रिशिएट हो जाती है। सिंपल सी बात ये है, बहुत लॉजिकल बात है, ठीक है, ध्यान सुनना। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, ठीक है। इंडिया में जब बहुत अच्छी चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी तो दुनिया के जो लोग हैं, दुनिया के लोग इंडियन सामान को खरीदना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। दुनिया के लोग इंडियन सामान खरीदना पसंद करेंगे। अब इंडिया बोलता है कि भाई मैं अपना जो आपको सप्लाई करूंगा, ध्यान सुनना, मैं अपना जो सामान सप्लाई करूंगा मैं अपनी पेमेंट इंडियन करेंसी में लूँगा। अगर इंडिया ऐसा कहता है तो क्या होगा, तो यूएस वाले, साउथ अफ्रीका वाले, है ना, ऑस्ट्रेलिया वाले, ब्राज़ील वाले, चीन वाले, है ना, कॉन्गो वाले, जितने भी दुनिया के देश हैं, सभी के लोगों को इंडिया का सामान पसंद है। तो क्या करेंगे ये लोग, इंडियन करेंसी हर जगह से जहाँ जहाँ होगा, अगर मान लेते हैं साउथ अफ्रीका के पास नहीं है तो वो चला गया ऑस्ट्रेलिया के पास, बोला सर हमें कुछ इंडियन करेंसी दे दो, तो अब इसके पास भी ख़त्म हो रहा है तो ये चला गया ब्राज़ील के पास, है ना। मैं ये कहना यहाँ चाह रहा हूँ कि कनाडा के पास जा रहा है। तो जब इंडियन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी दुनिया भर के देशों में तो इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। ध्यान सुनना मेरी बात को, इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत बुरी हालत में है, इंडिया का सामान अच्छा नहीं है, कोई भी इंडिया का सामान खरीदना पसंद नहीं करता है, तो इंडियन करेंसी की क्या डिमांड कहीं दुनिया भर में होगी, नहीं होगी साहब। जिस करेंसी की डिमांड होगी वो करेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने अक्सर देखा होगा कि दुनिया भर के जो देश हैं वो अक्सर यूएस डॉलर्स को लेना पसंद करते हैं, यूएस डॉलर को सेफ़ मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई यूएस का जो इकोनॉमी है वो इतनी मजबूत है कि उसको हिला पाना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है बहुत दुनिया भर में होती है, और वो जो सप्लाई करता है तो वो क्या बोलता है, मुझे यूएस डॉलर्स में पेमेंट करो। अब इंडिया वाले भी क्या करते हैं, इंडिया वाले भी हमेशा ध्यान दीजिएगा, दुनिया भर की जितने भी देश हैं उन सभी करेंसी का एक रिज़र्व बना के हम लोग रखते हैं अपने पास। तो हमारे पास क्या है, उसको कहते हैं हम लोग, उसको हम फॉरेक्स रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो यहाँ मुद्दा नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस करेंसी की डिमांड होगी साहब, उस करेंसी का दुनिया भर में डिमांड बढ़ जाएगी, तो भैया उस करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट। अब इंडिया वाला क्या बोलेगा, अब ध्यान दीजिएगा, अब रेट बढ़ेगा कैसे, ज़रा इसको भी समझ लीजिए। अब मान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका वाला कनाडा के पास गया कि भैया हमें पैसा दे दो इंडियन, तो बोलेगा नहीं, आप मुझे साउथ अफ्रीकन करेंसी इतनी दो, तब मैं जा कर के आपको सिर्फ इतने ही, मतलब मान लीजिए उसने बोला 100 साउथ अफ्रीकन करेंसी दो, तब मैं जाके आपको 70 इंडियन करेंसी दूंगा। तो अब क्या हो रहा है, रेट बढ़ रहा है। तो जब दुनिया भर में ऐसे रेट रिलेट होता जाएगा कि हाँ अब दुनिया में अब ये रेट हो गया, साउथ अफ्रीका कनाडा का ये रिलेशन हो गया, तो कनाडा से यूएस डॉलर का रिलेशन होगा, यूएस डॉलर से किसका रिलेशन है, इंडियन करेंसी का रिलेशन है। तो इस सर्कल में घूमता जाता है और एट द एंड हमको समझ में आता है कि भैया अब इंडिया के अगर एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब इंडिया का जो सामान है उसको लोग कम पसंद कर रहे हैं, इंडिया का सामान कम लेना चाह रहे हैं लोग, तो भैया इंडियन करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि जो क्या नाम है पाकिस्तान है या दूसरी बहुत सी कंट्रीज जैसा श्रीलंका हो गया, तो जहाँ पे लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे उसकी करेंसी क्या होती है, वहाँ की करेंसी डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई।
अभी आपने देखा कि जो हमारा श्रीलंका था यार, उसके साथ नुकसान हुआ, मतलब उसकी पूरी करेंसी कोलैप्स कर गई है, क्योंकि वहाँ तक कोई नहीं आ रहा। अब वहाँ के जो टूरिज़्म था, पहले टूरिज़्म के सहारे लोग चल रहे थे, अब वहाँ की करेंसी को डिमांड ही नहीं कर रहा है। सोचो, जब उसी करेंसी को डिमांड ही नहीं करे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी सी बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, चलिए, तो आपने एक बेसिक बातें यहाँ पे जान ली कि हाँ, अगर कोई करेंसी की डिमांड नहीं रहेगी तो उसकी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट कर जाएगी, और अगर कोई करेंसी की डिमांड रहेगी तो उसकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। और सभी जगह जो भी ये ऑन एवरेज देखा जाए तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम ही हर जगह चलता है। द अथॉरिटीज़ अलाउ द फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड टू कंटिन्यूसली चेंज द एक्सचेंज रेट विदाउट इंटरवेंशन। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम में क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज सिस्टम में ये होता है कि कोई भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट उसको रोकती नहीं कि नहीं, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे अगर चेंज हो रहा है एक्सचेंज रेट तो होने देती है, उसको नॉर्मली रोकती नहीं, क्योंकि रोकने का अलाउड नहीं है। लेकिन कुछ देश में करते हैं, ऐसा नहीं, अलाउ कर सकते हैं, कंट्री की पॉलिसी पे है। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ करेंसी विज़ा विज अदर करेंसी इज़ अनसर्टेन। एक करेंसी का दूसरे करेंसी से क्या रिलेशन रहेगा फ्यूचर में, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, इसको हम डिटरमाइन पहले से नहीं कर सकते हैं साहब। फिर लिखी है बातें, द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड विल बी अफेक्टेड। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट डेप्रिशिएट होने से फॉरेन करेंसी पे एक बुरा या अच्छा असर पड़ सकता है, अफेक्ट होता है। मैं इसको साबित करूंगा, बस एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कैसे अफेक्ट करता है। डेप्रिशिएशन एंड एप्रिशिएशन ऑफ अ फॉरेन करेंसी, इफ अ फॉरेन करेंसी डेप्रिशिएट्स इट नाउ वर्थ लेस इन आवर होम करेंसी। इस लाइन को बिल्कुल मत पढ़िए, ये सब बातें बेकार की हैं। मैं आपको एग्जांपल एक दे दूंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पेमेंट की बात, फेवरेबल मूवमेंट, ये सब मत पढ़ना, दिमाग मत लगाना, इसको काट दीजिएगा, ठीक है, कोई काम का नहीं है, सब एक बेसिक बात बताई गई है। लिखिए बात, लेट्स से द करेंसी एक्सचेंज रेट बिटवीन द US डॉलर्स एंड द UK पाउंड इज $1.6। मतलब एक पाउंड जो है साहब, प्लीज एक कैलकुलेटर जरूर ले लीजिएगा अभी, एक पाउंड इज इक्वल टू, अगर कह रहे हैं कि $1.60 है, ठीक, और $10 मिलियन कैश फ्लो वुड इक्वेट टू 6.25 मिलियन। नाउ लेट्स से द एक्सचेंज रेट मूव्स टू 1.50 टू इज इक्वल टू 1 पाउंड। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस केस में जो पाउंड है वो करेंसी अप्रिशिएट हुई या डेप्रिशिएट हुई। ध्यान दीजिएगा, दो तरीके हैं कहने के, मैं किस तरीके से कह रहा हूँ देखिएगा। अभी वो कहता है कि अगर मैं एक पाउंड दे दूंगा तो मुझे $1.60 मिल जाएंगे। बाद में कहता है कि यार अब ये हो गया हाल कि अगर मैं एक पाउंड दूंगा तो मुझे सिर्फ $1.50 मिलेंगे। इसका अंदर ये हुआ कि जो पाउंड है वो क्या हो गई, वो डेप्रिशिएट कर गई है। अब आप खुद सोचिए कि इस केस में जो आपका डॉलर है वो क्या हो गया, वो अप्रिशिएट कर गया है। अब वो क्या बोलता है, भैया मैं सिर्फ 1.50 ही जाऊंगा। अब पहले मैं $1 के बदले 1.60 जा रहा था, अब मैं सिर्फ 1.50 जाऊंगा, तो डॉलर क्या हो गया साहब, डॉलर अप्रिशिएट कर गया। तो वही बात, इन दिस केस डॉलर हैज़ अप्रिशिएटेड। बात समझ में आई साहब। एग्जाम्पल को मत देखिएगा, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, मैं बताऊंगा मुद्दा कहाँ पे आएगा, ये सब टाइम पास बातें लिखी। उसी तरीके से डेप्रिशिएशन की बात कही गई है, 1 पाउंड। देखो इन्होंने जो बात कही है, डॉलर हैज़ अप्रिशिएट, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, डॉलर तो अप्रिशिएट कर रहा है, प्लस पाउंड क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है। तो दोनों बातें मैंने बताई। वहाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब रेट जो पहले $1.60 इज इक्वल टू 1 पाउंड था, अब कितना हो गया, 1.50, इधर नीचे वाला, हाँ 1.70, मैं ऊपर पढ़ दिया फिर से मैंने, तो $1.70 क्या हो गए हैं, $1.70 इज इक्वल टू 1 पाउंड। तो अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में अब भैया डॉलर क्या कहता है, पहले मैं 1.60 जा रहा था एक पाउंड के बदले, अब मैं 1.70 जा रहा हूँ एक $1 के बदले। इसका तो क्या हो गया, डॉलर क्या हो गया, डॉलर यहाँ पे साहब डेप्रिशिएट हो गया। जबकि पाउंड क्या बोलेगा, पहले मेरे बदले मेरे एक पाउंड के बदले से $1.60 मिल रहा करते, अब मुझे कितने मिलते हैं, एक पाउंड के बदले $1.70 मिलता है। इसका तो क्या हो गया, डॉलर पाउंड बोलेगा भाई मैं क्या हो गया हूँ, मैं अब अप्रिशिएट कर गया हूँ। तो दोनों केस में यहाँ दोनों बातें आप कह सकते हो। यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो लोग डॉलर के प्रोस्पेक्टिव से कह रहे हैं कि डॉलर क्या हो गया, डॉलर यहाँ पे साहब डेप्रिशिएट हो गया है। इतनी सी बात यहाँ पे कही गई। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब लिखी है बात करेंसीज ब्लू के बारे में, यहाँ कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं। तो वही जो मैंने ऊपर बातें कही वही बातें फिर रिपीट की गई हैं। एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान मत देना, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इफ़ अ करेंसी अप्रिशिएट्स कंपनीज कंप्लेन दैट दे कैन नॉट सेल, ध्यान दीजिएगा,
अगर एक करेंसी एप्रिशिएट कर जाती है, बहुत अच्छी बात लिखी है, कंपनीज कंप्लेन दैट दे कैन नॉट सेल देयर गुड्स अब्रॉड एंड वर्कर्स एजिटेट अबाउट लॉसिंग देयर जॉब्स। सोचिए अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपया हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि फ़ॉरेन का कोई व्यक्ति अगर इंडिया में आता है तो उसको 1 लीटर तेल भराने के लिए गाड़ी में घूमना है अगर उसको, तो 1 लीटर तेल भराने के लिए उससे कितना रुपया देगा? $1 देगा। अगर ऐसा हो जाए कि इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो जाए, मतलब कैसे होगा, $1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 20 रुपया हो जाए, तो क्या होगा सोचिएगा। तो ये हो जाएगा भाई कि इंडिया में जब वो आएगा तो उसको साहब $4 खर्च करने पड़ेंगे। मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से भी कहता हूँ, इंडिया में कोई फॉरेन आदमी का बच्चा पढ़ रहा है स्कूल में, अगर उसको एक कॉपी लेनी है 80 रुपये की, तो पहले वो इंडिया में साहब कॉपियाँ खरीदता था $1 के। लेकिन अगर इंडिया में हो जाए कि इंडियन करेंसी एप्रिशिएट हो जाए और $1 इज इक्वल टू हो जाए 20 रुपया, तो क्या बोलेगा भैया, अब उसको $4 देने पड़ेंगे एक कॉपी खरीदने के लिए। तो एक कॉपी खरीदने के लिए अगर उसको $4 देने पड़े तो क्या होगा, दूसरे विदेश के लोग अगर इंडिया से सामान कॉपियाँ मंगा रहे थे पहले, तो पहले वो सिर्फ $1 दे रहे थे, लेकिन अब उनको कितना देना पड़ रहा है, $4 देना पड़ रहा है। तो क्या वो इंडिया सामान मंगाएंगे? तो आंसर इज़ नो। अब वो बोलेंगे छोड़ो ना यार, हमको यहाँ $4 देना पड़ रहा है, ऐसा ट्राई करते हैं कोई दूसरे देश में जा करके, हो सकता है म्यांमार बांग्लादेश में जाएँ तो उनको साहब वहाँ पे अगर उनकी करेंसी के हिसाब से उनका सिर्फ $1 जा रहा है US वालों का, या चलो 2 ही जा रहा है, तो भी वो लोग बांग्लादेश से सामान ले लेंगे, नेपाल से ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, लेकिन इंडिया से नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में साहब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट कर गई है। जब इंडियन करेंसी एप्रिशिएट कर गई है साहब, तो इंडियन करेंसी का जो सामान है उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इतनी सी बात कही गई है, ठीक। तो बस जो मैं बातें बता रहा हूँ इसके बाद इतना ही ध्यान रखिएगा, चैप्टर में कुछ भी इसके अलावा यूज़ नहीं होगा, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ही आपसे नॉलेज मांगते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बातें मत पढ़िएगा, ठीक है। मेन यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा आपका, ठीक। फिर लिखी हैं बातें, और उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा जब इंडियन कंपनी की गुड्स की डिमांड ही नहीं रहेगी तो वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स एजिटेट करेंगे, मतलब वो लोग कुछ होता है विरोध करते हैं, अबाउट लॉसिंग देयर जॉब्स। इफ़ अ करेंसी डेप्रिशिएट्स कंज्यूमर्स आर अनहैप्पी। अब इस केस में क्या, कंज्यूमर्स अनहैप्पी क्यों हो जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इज इम्पोर्टेड एंड देयर मनी ट्रेवल्स लेस फार व्हेन दे गो अब्रॉड। अब जब इंडियन करेंसी सोचिएगा कि अगर $1 इज इक्वल टू 80 रुपया हो गया और किसी आदमी की तनख्वाह अगर 80,000 रुपये है, तो उसको 80,000 रुपये देने के बदले कितने मिले, सिर्फ $1,000 ही तो मिले। और अगर पहले क्या होता था, पहले अगर किसी आदमी, मान लीजिए अगर $1 इज इक्वल टू 60 रुपये रहता तो साहब उसको ज़्यादा मिलता ना। अगर 80,000 को हम डिवाइड कर दें 60 रुपये से, मैं आपके सामने कर देता हूँ, 80,000 डिवाइडेड बाई 60 कितना मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 1,333। तो पहले साहब उसको $1,333 मिलता था, जहाँ की अब कितना मिल रहा है, सब उसको $1,000 ही मिल रहा है। तो वो विदेश जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा सामान वहाँ से नहीं खरीद पाएगा, बहुत ज़्यादा दुनिया में घूम भी नहीं पाएगा, क्योंकि साहब इंडियन करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट कर गई है। वो सब बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। आइए इन एग्जाम्पल्स को मत देखिएगा, हम डायरेक्टली मुद्दे पे चलते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखिए बातें। व्हाट वुड अ स्ट्रॉन्ग पाउंड मीन फॉर कंपनीज इन द UK प्राइजिंग ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो कंपनी कहाँ की है, कंपनी यहाँ पे UK की है, ठीक। लिखिए बात, अगर UK का बंदा एक्सपोर्ट करेगा, क्या लिखा है, व्हाट विद अ स्ट्रॉन्ग पाउंड, पाउंड कैसा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर पाउंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो UK जब एक्सपोर्टर सामान सेल करेगा तो साहब क्या उसको क्या उसको फ़ायदा क्या होगा, मतलब इनका कहना है कि क्या होगा, ठीक है। व्हाट वुड अ स्ट्रॉन्ग पाउंड मीन, स्ट्रॉन्ग पाउंड, इससे क्या होगा, अगर UK एक्सपोर्टर अगर सामान एक्सपोर्ट करता है साहब, तो उसको जो अगर फॉरेन करेंसी में डील करता है, बहुत ध्यान सुनना, अगर फॉरेन करेंसी मतलब अगर वो मान लेते हैं UK पाउंड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो इसकी कौन सी कंट्री की, हम लोग US डॉलर की बात करें, अगर डॉलर में वो लेता है तो डॉलर करेंसी क्या हो रही है, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग पाउंड हो रहा है तो डॉलर क्या होगा, डेप्रिशिएट हो रहा होगा। पाउंड क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, तो डॉलर क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। अगर डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा है साहब, तो उस केस में इनको जो पैसे मिलेंगे कौन सी करेंसी में मिलेंगे, डॉलर में मिलेंगे। डॉलर कैसी करेंसी है, डेप्रिशिएटिंग करेंसी है। तो इसका आपने पीछे अगर आंसर देखो, इसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट्स
उसमें पीछे आंसर लिखा हुआ है रिसिप्ट्स इन करेंसीज दैट आर व्हाट, दैट आर डेप्रिशिएटिंग। एक ये नुकसान है। सेकंड, एक नुकसान ये हुआ कि डेप्रिशिएटिंग करेंसी जो है साहब उसमें इनको पैसे मिल रहे हैं। सेकंड इनका नुकसान ये हो रहा है कि जब साहब इनको डॉलर मिलेंगे उसको जब ये पाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इनको जो पाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो फ्यू मिलेगा, कम मिलेगा। तो इसका आंसर क्या लिखा है पीछे इसका आंसर लिखा हुआ है रिसीव फ्यूअर पाउंड्स फॉर एक्सपोर्ट। क्या लिखा है पीछे, रिसीव फ्यूअर पाउंड्स फॉर एक्सपोर्ट। आई होप आपको दोनों जो पीछे लॉजिक दिए गए हैं उसकी मीनिंग समझ में आई होगी। आइए हम सेकंड बात की करते हैं। अब सेकंड, यूके क्या है, यूके इंपोर्ट कर रहा है। अगर यूके इंपोर्ट करेगा तो इसका क्या अच्छा होगा, ये अच्छी बात है एक बुरी बात है? तो ये एक अच्छी बात है, ये एक गुड न्यूज़ है। और ये क्या है, ये एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ क्या वो आगे लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब आती है बात यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या क्या, ज़रा देख लेते हैं साहब बातों को। गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है साहब कि अब सोचिए अगर 1 पाउंड इज इक्वल टू $250 है तो भाई साहब इनको $250 का सामान 1 पाउंड में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने पाउंड का सिंबल गलत लिख दिया। तो 1 पाउंड में साहब इनको $250 का सामान मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, इस केस में इनके पे फ्यूअर पाउंड फॉर इंपोर्ट, है ना। इसके साथ ही साथ साहब लेकिन एक बहुत ध्यान सुनना, अगर ये फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं तो इनका पाउंड इनके हाथ से जा भी नहीं रहा है, क्योंकि फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। तो अच्छी बात ये है कि ये लोग पे भी जो कर रहे हैं, पेइंग इन करेंसीज दैट आर डेप्रिशिएटिंग। तो भैया अच्छी बात है ना, जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है वो इनके रिजर्व से क्या हो रही है, वो इनके रिजर्व से बाहर जा रही है। तो जाने दो, अच्छी बात है। और इनका पाउंड इनके पास है तो अच्छी बात है। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई हैं तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको पक्का बातें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार बातें हैं, ये बातें पक्का आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आती सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट वुड अ वीक यूरो मीन फॉर कंपनीज इन। अब यहाँ यूरो की बात हो रही है, यहाँ यूके की बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। यूरो मतलब पूरा यूरोप, ठीक, यूरोप में जो चलता है। व्हाट वुड अ वीक यूरो मीन फॉर कंपनीज इन द यूरो जोन प्राइसिंग ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन करेंसी इफ दे वर अ यूरोपियन एक्सपोर्टर। आप देखिएगा, अगर ये एक्सपोर्टर हैं साहब, ये अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भैया अब इनका सामान सस्ता हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा था, अगर ऐसा हो जाए कि $1 इज इक्वल टू 500 रुपया, तो विदेश वाले फटफट हमारा सामान खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया $1 देने पे मुझे इंडिया का 500 रुपये का सामान मैं लेके आ जाऊँगा। और अगर अब स्ट्रॉन्ग था तो वो लोग $1 में सिर्फ 60 रुपये की एक कॉपी लेके जाया करते। अब 500 रुपये में न जाने कितनी कॉपियाँ लेके चले जाएंगे $1 दे करके। तो वही बात यहाँ की गई है। तो अब अच्छा, अब ये करेंसी कौन सी डील में, ये फॉरेन करेंसी में ही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो साहब यूरो वाले खुश हो जाएंगे कि भैया अगर फॉरेन करेंसी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यूरो वाले बोलेंगे भैया कि हमारा यूरो जा रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको पीछे मिलेगा, रिसिप्ट्स इन करेंसी that are appreciating। पहला ये आंसर दिया है। फिर अगर ये साहब इनको जो करेंसी मिल रही है उसको जब कन्वर्ट करेंगे यूरो में, तो यूरो कितने सारे हो जाएंगे, रिसीव बहुत सारे यूरो मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी करेंसी का वैल्यू बहुत कम हो रखी है। रिसीव मोर यूरोज साहब। सेकंड बात करते हैं। अब आती है बात यूरोपियन इंपोर्टर के बारे में। यूरोपियन इंपोर्टर की बात करें साहब, इनके लिए बुरी बात है। अब सोचो ना, इंडिया वाले अगर डॉलर कोई महंगा यूएस से कोई सामान लेना जाएंगे तो भैया इनको 500-500 रुपये देने पड़ रहे हैं। पहले जहाँ 60 रुपये देने पड़ते थे $1 लेने के लिए, अब इनको 500-500 रुपये देने पड़ जाएंगे। वही हाल है यूरोप, और आप दूसरी करेंसी में जोड़ सकते हो।
तो यूरोपियन इनके लिए क्या है, ये एक बैड न्यूज़ है, ये लिखा है ना पीछे, बैड न्यूज़ है। अब इनको पे मोर यूरोज, तब जाके आप क्या कर पाओगे साहब, तब जाके आप फॉरेन करेंसी ले पाओगे, तब जाके आप पेमेंट करोगे ना इंपोर्ट करने के लिए। फिर रिसिप्ट पेमेंट इन करेंसीज, आपको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो कौन सी करेंसी में करना पड़ेगा, जो अप्रिशिएट कर रही है। पेमेंट इन करेंसीज दैट आर एप्रिशिएटिंग। आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी। तो यही था इसका लॉजिक, और अभी हम और डिटेल में बात करेंगे आगे जाके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आती है एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये काम कैसे करता है। द वर्ल्ड्स लीडिंग करेंसी सच एज, अब ध्यान दीजिए ये जो 4 करेंसी है साहब, ये क्या लिखा है, टॉप 4 मोस्ट यूज्ड currencies in the world used for trading। ये वो 4 करेंसीज है साहब जो दुनिया भर में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं। दुनिया भर के लोग यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, जापानीज़ येन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश का पाउंड और यूरोपियन का यूरो, इन सब करेंसी का इस्तेमाल ये दुनिया भर में लोग करते हैं। ठीक, फ्लोट अगेंस्ट ईच अदर हाउएवर ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ करेंसीज यूज दिस सिस्टम, अदर सिस्टम्स इंक्लूड। ध्यान दीजिएगा, इनका कहना ये है साहब कि ये सब जो करेंसी है सभी, बहुत दुनिया भर की जो करेंसी है वो एक दूसरे के मुकाबले क्या हो रही है, फ्लोट हो रही है, मतलब डिमांड सप्लाई के मुताबिक चेंज हो रही है। लेकिन अदर सिस्टम इंक्लूड, अब और भी कुछ सिस्टम है जो दुनिया भर के देशों ने अपनाए हैं, वो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जो कि इंडिया और नेपाल का है। ध्यान दीजिएगा, इंडिया और नेपाल का फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है। फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये दुनिया भर के अक्सर देशों ने अपनाया हुआ है। और ये मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसमें क्या होता है कि भैया अगर हमारी करेंसी, जैसे अभी इंडिया $1 = 80 रुपये हो गया है, तो अगर गवर्नमेंट आ जाके और इसको रोकना स्टार्ट कर देना, हम 80 के ऊपर नहीं जाने देंगे अपनी कुछ मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से, इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज द मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। क्या हो रहा है कि एक इकोनॉमी या एक कंट्री, उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर दिया तो दैट विल बी कॉल्ड एज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। चलिए फिर लिखी हैं बातें, एक्सचेंज रेट सिस्टम, ऑल द वर्ल्ड्स लीडिंग ट्रेडिंग कंपनीज लाइक द US डॉलर्स, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड एंड यूरोपियन यूरो आर फ्लोटिंग अगेंस्ट द अदर करेंसी, ये फ्लोट कर रही हैं। A minority of countries used floating exchange rate. The main exchange rate system would include कौन कौन से, वो यहाँ पे दिए गए हैं सर। This involves publishing the target parity against a single currency। अब इसमें होता क्या, ये सिस्टम काम कैसे करता है। स्टार्टिंग में इंडिया ने, मैंने कहा था यूएस के साथ किया हुआ था, फिर इंडिया ने क्या किया, बास्केट ऑफ करेंसीज के साथ भी अपनी करेंसी को फिक्स किया था। मतलब इंडिया ने क्या किया, मान लीजिए अगर इंडिया ऐसा करता है कि वो यूएस के साथ, कनाडा के साथ, ब्राज़ील के साथ, है ना, मान लीजिए सऊदी अरेबिया के साथ, है ना, और मान लीजिए जर्मनी के साथ, इन सब की जो करेंसी है, इन सब की करेंसी का एवरेज ले लेता है और उसके बेसिस पे अपनी करेंसी को फिक्स कर देता है कि जितनी ऑन एवरेज सभी देशों की करेंसी जितनी अप्रिशिएट करेंगी उतनी हमारी करेंसी भी अप्रिशिएट करेगी। ऑन एवरेज इन सब का जो भी मूवमेंट हुआ उसको डिवाइड कर देंगे, जितने भी देश हैं, नंबर ऑफ 5 है तो 5 डिवाइड करके जो एवरेज मूवमेंट आया उसको हम अपने में इफेक्ट दिखाएंगे। दैट विल बी कॉल्ड एज द बास्केट ऑफ करेंसीज। लेकिन अगर इंडिया ये बोलता है कि हम सिर्फ एक कंट्री के साथ अपना फिक्स करेंगे कि जितना परसेंटेज वो मूव करेगा अप्रिशिएट उतना हम भी मूव करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल करेंसी के साथ वो फिक्स हुआ है। इतनी सी बात यहाँ पे होती है और कुछ भी बात नहीं है, कोई डरने की बात यहाँ पे बिल्कुल भी। ध्यान दीजिएगा, FM एक वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पेपर है, आप बस इसको 1-2 बार पढ़ लोगे आपको सब बातें क्लियर हो जाएंगी। दिस इन्वॉल्व्स पब्लिशिंग द टारगेट पैरिटी अगेंस्ट अ सिंगल करेंसी और बास्केट ऑफ करेंसीज एंड अ कमिटमेंट टू यूज मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एंड ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू होल्ड द एक्चुअल स्पॉट रेट विद इन सम ट्रेडिंग बैंड अराउंड दिस टारगेट। और क्या करते हैं ये लोग,
इस तरीके से अपने रिजर्व्स मेंटेन करते हैं कि वो जो टारगेट उन्होंने बैंड बनाया हुआ है उसी बैंड के आस पास इनका ये करेंसी मूव करता रहे। फिक्स्ड अगेंस्ट अ सिंगल करेंसी, दिस इज वेयर अ करेंसी कंट्री फिक्सेस एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज करेंसी। सिंपल सी जब बात जो मैंने कही वही लिखा है। मोर देन 50 कंट्रीज फिक्सेस देयर रेट्स इन दिस वे मोस्टली अगेंस्ट। नॉर्मली अक्सर देशों ने क्या किया है, यूएस के साथ फिक्स किया, क्योंकि यूएस एक अच्छी इकोनॉमी, एक स्टेबल मानी जाती है। फिक्स रेट्स आर नॉट परमानेंटली फिक्स्ड एंड पीरियडिकली उसका हम रीवैल्यूएशन भी करते हैं। एंड डीवैल्यूएशन अकर्स व्हेन द इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ऑफ द कंट्री कंसर्न स्ट्रांगली डाइवर्स। अगर यूएस ही भैया बहुत ही नीचे गिरता चला जाएगा तो फिर हमारी करेंसी भी क्या हो जाएगी, डीवैल्यूएट हो जाएगी। फिक्स्ड अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, यूजिंग अ बास्केट ऑफ करेंसीज इज एम्ड एट फिक्सिंग द एक्सचेंज रेट अगेंस्ट द मोर स्टेबल करेंसी बेस देन वुड अकर विद द सिंगल करेंसी, है ना। इवन यूएस प्राइस वेरीज विद टाइम। हम लोग को पता है कि यूएस के प्राइसेस भी डॉलर्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती रही, इसलिए बेटर क्या है कि आप एक एवरेज ले लो। द बास्केट इज ऑफन इज डिवाइज्ड टू रिफ्लेक्ट द मेजर ट्रेडिंग लिंक्स ऑफ द कंट्री कंसर्न। अब इन्होंने कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात की गई, वही +-6 के जो मैंने बताता हूँ क्या है, वो सिंपल से एक बातें कही है। ब्रिटिश पाउंड प्रीवियसली यूज्ड अ फिक्स्ड रेट सिस्टम। तो होता क्या था कि 1945 से कहानी बताई गई है। द पाउंड वॉज फिक्स्ड अगेंस्ट द यूएस डॉलर फ्रॉम 1945 टू 1972। तो पाउंड तो था यूएस का, जो पाउंड था यूरोपियन यूनियन का, इनका यूके का, ये सब 1945 से लेकर 1972 तक क्या था, यूएस के साथ फिक्स था। एंड मोर रिसेंटली वॉज पार्ट ऑफ यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म, ERM का पार्ट था बिटवीन 1990 and 1992। The rule of the ERM was complicated. UK membership of the ERM involved a target rate of 2.95 Deutschmark। Deutschmark नॉर्मली ये सब जर्मनी की करेंसी है, अगेंस्ट पाउंड विथ +-6 ट्रेडिंग बैंड। इन्होंने इतना बैंड में फिक्स किया था कि इसके ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, मिनिमम स्पॉट रेट अराउंड 2.77 Deutschmark to hold sterling above this rate is 1992। The government used a significant amount of UK foreign currency reserves and a high interest rate policy। अब UK ने ये सब अपनाया following its failure to defend the pound within the system, the UK left the ERM। तो साहब नॉर्मली बात ये हो रही है कि यूरोपियन का जो साहब इनका, अब ध्यान दीजिएगा, UK थोड़ा सा अलग है, यूरोप अलग है। यूरोप में साहब दुनिया भर की फ्रांस, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, जर्मनी सब कंट्रीज़ हैं। UK का अलग एक कंट्री है, पाउंड है, UK का अलग करेंसी है, पाउंड है। तो ये सब इन्होंने आपस में बात यहाँ पे की हुई है कि वो काम नहीं कर पाए। ठीक है, ओवरऑल साहब एक सिंपल सी हिस्ट्री की बात बताइए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं। अब आती है बात फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। यहाँ क्या बात कही गई है, यही नॉर्मली दुनिया भर में होता है। अ जेन्युइन फ्री फ्लोट वुड इन्वॉल्व लीविंग एक्सचेंज रेट एंटायरली टू द वेगरीज। वेगरीज मतलब होता है साहब अनप्रिडिक्टेबल अकरेंस। इसकी मीनिंग होती है अनप्रिडिक्टेबल अकरेंस। मैं इसको फिक्स लिख देता हूँ। लिखिए बात, अ जेन्युइन फ्री फ्लोट वुड इन्वॉल्व, जेन्युइन अगर नॉर्मली सही तरीके से जब अगर मूव हो रहा है, वुड इन्वॉल्व, अ जेन्युइन फ्री फ्लोट वुड इन्वॉल्व लीविंग एक्सचेंज रेट इंटायरली टू द वेगरीज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जो भी अनसर्टेन सप्लाई एंड डिमांड होने वाले उसके सहारे हम छोड़ देते हैं ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड नाइदर इंटरवेनिंग ऑन द मार्केट यूजिंग ऑफिश। हम जो हमारे पास जो खुद के रिजर्व्स पड़े हैं उसका इस्तेमाल भी नहीं करती है गवर्नमेंट इसको रोकने के लिए, ऑफ फॉरेन एक्सचेंज नॉर टेकिंग एक्सचेंज रेट इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग इंटरेस्ट रेट डिसीजन। और जब हम इंटरेस्ट रेट अपने कंट्री में क्या होने वाला है उसको डिसाइड करने के लिए भी हम साहब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने हैं इन सब का चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। The Monetary Policy Committee of the Bank of England clearly takes account of the external value of sterlings in a decision-making process, so that although the pound is no longer in a fixed exchange rate system, it would not be correct to argue that it is on a genuinely free float। अब देखिए क्या लिखा है कि यूके का जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है साहब, उसने यहाँ पे अपने जो फॉरेन रिजर्व्स है उसका इस्तेमाल किया इसको करेक्ट करने के लिए, जो कि सही बात देखा जाए तो ये एक फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसने अपना रिजर्व्स इस्तेमाल किया करेंसी को, जो एक्सचेंज रेट है साहब उसको यहाँ पे चेंज करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए साहब। ये सबसे बुरा है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है साहब। लिखी है बातें, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या
डर्टी फ्लोट, मतलब इसको साहब ये माना जाता है कि ये गलत तरीका है। द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज यूजिंग अ मैनेज्ड फ्लोट विल अटेम्प्ट टू कीप करेंसी रिलेशनशिप विद इन अ प्रेडिक्टेबल रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रीज जो दुनिया के हर देश के अपने के, जैसे इंडिया में RBI है, वैसे ही हर देश में एक अपना सेंट्रल बैंक होता है, वो क्या करती हैं, वो साहब वो कोशिश करती हैं इस फ्लोट को साहब मैनेज करने के लिए वो ऐसा मैनेज करती, कोशिश करती कि हमारी जो उनकी देश की जो करेंसी है वो कैसी एक विद इन एक प्रिडिटरमाइंड रेंज के अंदर रहे। नॉट यूजली पब्लिकली अनाउंस्ड एंड विल ऑफन इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज टू रिमेन विद, वो अपनी करेंसी को बाय सेल करता रहता है ताकि वो उसी के रेंज में हमेशा रहे, वो चेंज ना हो साहब। ठीक है साहब, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन करेंसी के बारे में, फॉरेन करेंसी रिस्क के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।